नमस्कार मित्रों, हमारे ज्ञानवर्धन चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम JCERT टेक्स्ट बुक के कक्षा 6वीं इतिहास के अध्याय 5 जीवन की विभिन्न शैलियाँ ऋग्वैदिक कालीन जीवन के बारे में अध्ययन करने वाले हैं। तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। यदि आपने अभी तक इसके पिछले वीडियो नहीं देखें तो कृपया प्लेलिस्ट में जाकर उसे देख लें, और हमारे चैनल में अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबा दें ताकि आने वाली अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए मित्रों, प्रारंभ करते हैं इस लेसन को। तो आज का जो हमारा लेसन है वह ऋग्वैदिक कालीन के आधार पर है। ऋग्वैदिक काल को हम पढ़ेंगे। इसके पिछले वीडियो में हमने हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो सभ्यता के बारे में पढ़ चुके हैं। तो सबसे पहले जो यहाँ पे दिया गया है समकालीन कांस्य युगीन व्यवस्था। आपने पिछले अध्याय में हड़प्पा सभ्यता के बारे में पढ़ा, किस तरह हड़प्पा सभ्यता का विकास हुआ था, उसकी खोज किसने की थी, हड़प्पा सभ्यता में कौन कौन से पुरातत्वविदों ने कौन कौन से औजार, कौन कौन से आभूषण खोजे थे, कौन से चीज़ों का पता लगाया था, प्रमुख स्थान क्या था, इन चीज़ों के बारे में पढ़े थे। इसके पतन के बाद यानी हड़प्पा सभ्यता के पतन के बाद नई संस्कृति का पता चला। इसकी जानकारियाँ हमें वेदों से मिलती है। यानी हड़प्पा सभ्यता के बाद अगर देखा जाए, हमने पढ़ा था कि इसकी इतिहास लगभग 4700 साल पुरानी है। तो हड़प्पा सभ्यता के बारे में पढ़ने के बाद यानी जब इनका पतन हो गया तो इसके बाद एक नई संस्कृति का पता चला। इसकी जानकारी हमें वेदों से मिलती है। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि हमारा सबसे प्राचीन जो ग्रंथ है वह वेद है। तो वेदों से ये जानकारियाँ मिलती है, इसीलिए इस संस्कृति को वैदिक संस्कृति कहा जाता है। वैदिक संस्कृति कहने का तात्पर्य क्या रहा है कि जानकारियाँ जो मिली है वो वेदों से मिलती है, एवं उस काल को वैदिक काल कहते हैं। यानी इसका इस काल अवधि का नाम क्या पड़ गया? वैदिक काल। जैसे हड़प्पा सभ्यता का नाम पड़ा क्योंकि वहाँ पे हड़प्पा नगर जो थे प्रमुख थे, बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध थे। उसी तरह यहाँ पे वैदिक काल इसका नाम क्यों पड़ता है? क्योंकि यह वैदिक मतलब वैदिक संस्कृति, और देखा जाए इनकी जानकारियाँ जो मिली है वेदों से मिली है, इसीलिए इसके समय अवधि को वैदिक काल कहा। वैदिक काल में लोगों की जीवन शैली के बारे में जानने से पहले ये जानना जरूरी है कि वेद क्या है। तो सबसे पहले हम जानते हैं मित्रों कि वेद क्या है। देखिए, जैसे कि यहाँ दिया वेद शब्द का अर्थ होता है ज्ञान। वेद का अर्थ क्या होता है? ज्ञान। और वेद देखा जाए प्राचीन समय में तो 4 प्रकार के थे: ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अर्थवेद। तो आज भी हम इन वेदों की अध्ययन करते हैं। तो सबसे प्राचीन अगर वेद पूछा जाए तो ऋग्वेद होगा। वेदों से हमें तत्कालीन समाज एवं लोगों के बारे में प्रारंभिक जानकारियाँ मिलती है। जब हम वेदों का अध्ययन करते हैं तो उस समय के समाज कैसे होते थे, वहाँ के लोगों का जीवन कैसा होता था, इनके बारे में पता चलता है। वेदों की रचना का आधार पर वैदिक काल को 2 भागों में रखा गया है, एक ऋग्वैदिक काल और दूसरा उत्तर वैदिक काल। यानी इसको 2 भागों में बांट दिया है। इस काल को 2 खंड में विभाजित किया ताकि हम अच्छे से समझ सकें। जो ऋग्वैदिक काल है उसको पूर्व वैदिक काल कहा गया, उत्तर वैदिक काल को उसके बाद का जो वैदिक काल आया उसे कहा गया है। इस अध्याय में हम ऋग्वैदिक काल में लोगों की विभिन्न जीवन शैलियों के बारे में जानकारियाँ प्राप्त करेंगे। तो मित्रों, बता देते हैं कि जीवन शैलियाँ मतलब उस समय लोगों के रहने का ढंग कैसा होता था। शैलियाँ का मतलब होता है तरीका, तौर तरीका या ढंग। तो लोगों की जीवन कैसे होते थे, उन लोगों का रहन सहन का ढंग कैसा होता था, खान पान का ढंग कैसे होते थे, उनकी जीविका कैसी होती थी, इनके बारे में हम जानेंगे। तो ऋग्वेद हमें क्या बताता है, चलिए इसे हम जानते हैं। ऋग्वेद सबसे पुराना वेद है जिसकी रचना 1500 ईसा पूर्व में हुई। यानी आज से लगभग 3500 साल पहले की बात हो रही है।
कितने साल मित्रों? 3500। जैसे अभी 2022 चल रहा है, मान लीजिए इधर 2000 साल ले लीजिए लगभग, और इधर 1500, तो 3500 साल हो गया। ऋग्वेद में 10 मंडल है। ऋग्वेद में कितने मंडल है? 10 मंडल। तो यहाँ से आपका क्वेश्चन भी बनता है कि सबसे पुराना ग्रंथ अगर पूछा जाए तो ऋग्वेद बताइएगा। और ऋग्वेद में कितने मंडल है? तो 10 मंडल हैं। और इसकी रचना भी याद रखिएगा, 1500 ईसा पूर्व पहले हुआ था, 1500 ईसा पूर्व में। अब जानिए यहाँ पे दिया गया कि संस्कृत एक भारोपीय भाषा, संस्कृत एक भारोपीय भाषा है। इसके बारे में जान लीजिए थोड़ा कि इसका मतलब क्या होता है। देखिए, संस्कृत भारोपीय भाषा परिवार का हिस्सा है। भारत में बोली जाने वाली भाषा जैसे हिंदी, गुजराती, असमिया, कश्मीरी, सिंधी, यूरोप की अनेक भाषा जैसे जर्मन, अंग्रेजी, एशियाई भाषा जैसे फारसी आपस में कुछ कुछ समानताएं रखती है, और इन भाषाओं के कुछ आरंभिक शब्दों में काफ़ी समानता है, अतः इन्हें एक भाषा परिवार कहा जाता है। तो जैसे आप यहाँ उदाहरण देखें तो पता चलेगा कि यहाँ पे जैसे संस्कृत में माता को मातृ कहा जाता है, हिंदी में उसी को माँ कहते हैं, अंग्रेजी में से मदर कहते हैं, फारसी में इसको मादर कहते हैं, असमी में माँ कहते हैं, उड़िया में माँ कहते हैं, जर्मन में मुटर कहते हैं। उसी तरह संस्कृत में पितृ, हिंदी में पिता, अंग्रेजी में फादर, फारसी में फिदर, असमी में डेंटा, उड़िया में बप्पा, जर्मनी में वेटर। इस तरह से आप देखें तो कुछ ना कुछ समानताएं हमें मिल रही है। तो उपमहाद्वीप में दूसरे भाषा परिवारों की भी भाषाएं बोली जाती हैं। तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, द्रविड़ भाषा परिवार की भाषा है। ये किसकी? जैसे तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम, ये द्रविड़ भाषा परिवार की भाषा है। मतलब सब भाषाओं का एक अलग अलग परिवार होती है। जबकि झारखंड और मध्य भारत में कई हिस्सों में बोली जाने वाली भाषा जैसे मुंडारी ऑस्ट्रो एशियाटिक परिवार से जुड़ी हुई है। तो हमारा जो हिंदी भाषा है, संस्कृत भाषा जो है, वह किसी न किसी रूप में किसी अन्य भाषा परिवारों से तालमेल रखता है। इसमें विभिन्न देवताओं से संबंधित 1028 प्रार्थनाएं, जिन्हें सूक्त कहा जाता है। यानी वेद में जो आपका मतलब देखा गया है, देवताओं से संबंधित जितने भी प्रार्थनाएं लिखी गई है, उसकी संख्या अगर देखा जाए तो 1028 है, और इसी को कहा गया सूक्त। यानी वेद में जो देवताओं से संबंधित प्रार्थनाओं की रचना की गई उसे क्या कहा गया? सूक्त। याद रखिएगा, सूक्त का अर्थ होता है अच्छी तरह से बोला गया, मतलब जिसका उच्चारण अच्छी तरह से हो। जैसे कि आप लोग प्रार्थना करते हैं विद्यालय में, तो हम लोग प्रार्थना करते समय शुद्ध उच्चारण करते हैं, एक भी त्रुटियां जैसे ना हो ना। तो यही नियम होता है प्रार्थना का। तो प्रार्थना को वहाँ पे वेद में सूक्त के आधार पर दर्शाया गया, और सूक्त का अर्थ भी दिया कि अच्छी तरह से बोला गया, जो अच्छी तरह से बोला जाए वही प्रार्थना है। एक सूक्त में कई ऋचाएँ होती है। ऋचाएँ का मतलब मंत्र, यानी एक सूक्त में कई मंत्र होती है। जैसे आप लोग पूजा पाठ में देखते हैं कि पंडित जो होते हैं, पुरोहित जो होते हैं, ब्राह्मण लोग, वे लोग कई मंत्रों का जाप करते हैं, अलग अलग भगवान की पूजा के लिए अलग अलग मंत्रों की जाप करते हैं। ऋग्वेद की रचना ऋषियों के द्वारा की गई है। जो ऋषि मुनि हुआ करते थे पहले के समय, इनके द्वारा इनका रचना हुआ है। आचार्यों के द्वारा ऋग्वेद की ऋचाओं को कंठस्थ कराया जाता था। अधिकांश सूक्तों के रचयिता सीखने और सिखाने वाले पुरुष होते थे। मतलब देखा जाए जितने भी प्रार्थनाओं की रचना हुआ है, या इनको रचने वाले जो हुए हैं, सिखाने वाले हुए हैं, सीखने वाले हुए, इनमें से अधिकांश लोग पुरुष लोग थे। कहीं कहीं महिलाओं के द्वारा सूक्तों की रचना करने का प्रमाण मिलता है। जैसे आप देखें तो प्राचीन समय के इतिहास में यह सबसे बड़ी बात है कि महिलाओं को भी इन चीज़ों में अधिकार था। उसके बाद अगर आप देखें तो समय बदल जाता है, महिलाओं का सारे अधिकारों को छीन लिया जाता है। लेकिन इस सभ्यता में, इस समय में आप वैदिक काल में अगर देखें तो महिलाओं को वह सारी अधिकार हैं।
ऋग्वेद की भाषा प्राचीन संस्कृत है। आज की जो संस्कृत पढ़ते हैं वह संस्कृत नहीं है, ये उनसे काफ़ी जटिल है। ये जो वेद की रचना हुई है ये प्राचीन संस्कृत में हुई है, याद रखिएगा। और प्राचीन संस्कृत आज के संस्कृत से बहुत भिन्न है। यहाँ पे पूछ रहे हैं कि झारखंड में बोली जाने वाली विभिन्न भाषाओं के बारे में पता कीजिए कि झारखंड में कौन कौन सी भाषा हम लोग बोलते हैं और उनके भाषा परिवारों को पहचानने की कोशिश करना है। तो ये आप लोग खुद से बताइएगा कि झारखंड में आप लोग कौन कौन से भाषाएं बोलते हैं और कौन कौन सी भाषाएं बोली जाती हैं। यहाँ पे देखिए एक पांडुलिपि का चित्र दिया है कि प्राचीन समय में जो पांडुलिपि लिखा गया एक पन्ना में, उसी के बारे में यहाँ दिया गया। कश्मीर में मिली ऋग्वेद की पांडुलिपि का एक पन्ना है ये, जिसे बुर्ज वृक्ष की छाल पर लिखा गया। यह पांडुलिपि पुणे महाराष्ट्र के एक पुस्तकालय में आज भी सुरक्षित है और ऋग्वेद को पहली बार छापने के लिए इस पांडुलिपि का इस्तेमाल किया गया था। यानी पहले तो कागज़ की खोज नहीं हुई थी, कलम की खोज नहीं हुई थी। उस समय लोग पेड़ की जो छाल होते थे उन पे लिखते थे। बुर्ज, उस वृक्ष का नाम भी यहाँ पे दिया, बुर्ज वृक्ष के जो छाल होते थे उस पर ये लिखा गया था और ये आज भी सुरक्षित रखा गया है। तो जब इसका प्रयोग कब हुआ था, जब मतलब इसको छापने का प्रयास किया गया पहली बार ऋग्वेद को, तब इसका प्रयोग हुआ था पांडुलिपि। अब देखिए ऋग्वेद में कई नदियों का नाम भी जिक्र हुआ है, मतलब कई नदियों का नाम भी हमें मिलता है, जिससे ऋग्वैदिक काल में, छोटा कर लेते हैं, इसमें क्या कहा गया कि ऋग्वेद जो है इसमें कई नदियों का जिक्र हुआ है, जिससे ऋग्वैदिक काल में मानवों के बसने के क्षेत्रों का पता चलता है। इसमें सिंधु सर्वाधिक महत्वपूर्ण नदी है। जैसे आज भी देखा जाए तो हमारे देश में 3 महत्वपूर्ण नदियों के बारे में जब पढ़ते हैं, सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र, तो उस समय भी सिंधु का बहुत महत्व था। सरस्वती, शतुद्री, यानी सतलज को पहले क्या कहा जाता था, शतुद्री। ब्यास जो भी नदी पढ़ते हैं उसका नाम पहले विपाशा था। उसके बाद परुसनी यानी रावी का नाम हुआ करता था। वितस्ता झेलम का नाम हुआ करता था। सिकनी चिनाब का नाम हुआ करता था। प्रमुख इन नदियों के बारे में दिया गया। यानी सिंधु अगर आप देखें तो भारत के, आपको मानचित्र के द्वारा थोड़ा सा जिक्र यहाँ कर देते हैं। जैसे अगर भारत के मानचित्र में अगर आप देखें तो इस जगह से होते हुए सिंधु नदी बहती है और इसी के नीचे 5 सहायक नदियाँ जो अभी बताएं मिठानकोट में मिलती है। इसको हम डिटेल से एक बार बताएंगे भूगोल के लेसन में। अभी जान लीजिए सिंधु नदी जो इधर से निकलती हुई जाती है पाकिस्तान की ओर, इसी के नीचे आपका सतलज है, व्यास है, रावी है, झेलम है, चिनाब है। ये 5 नदियाँ यहीं से निकलती हैं, याद रखिएगा। और ये 5 नदियों को अगर आप देखें तो पंजाब जो हमारा राज्य है पंजाब, इस राज्य में ये 5 नदियाँ बहती है। तो याद रखिएगा, जो आज हम सतलज, व्यास, रावी, झेलम, चिनाब के बारे में पढ़ते हैं, उन नदियों का जिक्र ऋग्वैदिक कालीन समय में भी हुआ है। देखिए आगे क्या कहता है इसमें कि ऋग्वेद में गंगा यमुना का उल्लेख क्रमशः 1 एवं 3 बार हुआ है। यानी गंगा का 1 बार, यमुना का 3 बार। ऋग्वेद में उस काल के लोगों की विभिन्न जीवन शैलियों के बारे में भी पता चलता है कि लोगों की रहन सहन का ढंग कैसे हुआ करता था। अब सामाजिक जीवन के बारे में जानते हैं। ऋग्वैदिक काल में सामाजिक जीवन बहुत ही सरल था। लोग गांव में रहते थे, गांव परिवारों से बना होता था। यानी यहाँ के लोग अधिकतर क्या होते थे, गांव में रहते थे। और गांव में रहने के साथ साथ यहाँ के गांव जो थे परिवारों से बना था। जैसे गांव का निर्माण कैसे होता है, पहले एक परिवार का निर्माण होता है, उसमें 4 सदस्य, 3 सदस्य, 5 सदस्य होते हैं, एक परिवार बनता है। परिवार से बहुत सारे परिवार से गांव बनता है। तो उसी तरह हुआ था, गांव परिवारों से बना था। परिवार में कई पीढ़ियों के लोग साथ साथ रहते थे। जैसे आज भी अगर हमारे समय में देखा जाए तो किसी के घर में 4 पीढ़ियाँ, 3 पीढ़ियाँ,
किसी के घर में 2 पीढ़ियाँ होती हैं, जैसे कि आपके अगर दादा दादी हैं तो वह 3 पीढ़ियाँ हो गई, आपके दादा के पिताजी हैं परदादा तो 4 पीढ़ियाँ हो गई। परिवार पितृसत्तात्मक था। पितृसत्तात्मक का मतलब समझ लीजिए कि परिवार में जो भी मुखिया होता था या जो मालिक होता था उसमें पुरुष होता था, कोई पुरुष होता था, यानी जितने भी विशेष अधिकार होते थे, फैसले करने का अधिकार, कोई निर्णय लेने का अधिकार, तो उसमें पुरुष का होता था भागीदारी। तो पितृसत्तात्मक इस समय था। याद रखिएगा, समाज में वर्ण व्यवस्था का प्रचलन था। आज आप देखते हैं कि समाज में विभिन्न जाति के लोग रहते हैं। आज अगर हम देखें तो किसी जाति के साथ कोई भेदभाव नहीं होता है, आज सब मिलजुल कर रहते हैं। लेकिन समाज में पहले वर्ण व्यवस्था था, यानी अलग अलग जाति के लोगों का प्रचलन था। उस काल में लोगों के विभिन्न जातियों में रखा गया था। इसे हम लोग वर्ण कहते हैं। वर्ण मतलब होता है जाति। ऋग्वेद के 10वें मंडल में पुरुष सूक्त के 4 वर्णों का वर्णन है, यानी 4 जातियों का वर्णन हमें मिलता है ऋग्वेद के 10वें मंडल में। जैसे कि ऋग्वेद में 10 मंडल है, तो 10 मंडल का 10वां नंबर में जो आता है 10वें मंडल में हमें यह देखने को मिलते हैं। इसमें ब्राह्मण जो है सबसे ऊपर और शूद्र जो है सबसे नीचे माना गया है। बीच में क्षत्रिय और वैश्य का स्थान दिया गया है, यानी 4 वर्ग है, एक ब्राह्मण है, एक क्षत्रिय, एक वैश्य है, एक शूद्र है। ब्राह्मण का स्थान सबसे ऊपर रखा गया है, शूद्र का स्थान सबसे नीचे माना गया और बीच में क्षत्रिय और वैश्य है। आज यह मान्यता स्वीकृति नहीं है। ऋग्वैदिक काल में वर्ण भेद के आधार पर ऋग्वैदिक काल में वर्ण भेद का आधार जन्म नहीं बल्कि कर्म था, यानी उस समय यह व्यवस्था बहुत अच्छी थी। यानी ऋग्वैदिक काल में मान्यता कैसे मिलता था, आपके कर्म के आधार पर, आप कैसे काम करते हैं उस हिसाब से आपको वह वर्ण मिलेगा। जैसे आप पुरोहित का काम करते हैं तो आप ब्राह्मण बन जाएंगे, आप किसी को शिक्षा दे रहे हैं तो ब्राह्मण बन जाएंगे, आप युद्ध भूमि में युद्ध लड़ने जा रहे हैं तो आप क्षत्रिय बन जाएंगे। इस तरह का हुआ करता था। यज्ञ कराने वाले और शिक्षा प्रदान कराने वाले को ब्राह्मण, युद्ध में भाग लेने वाले को क्षत्रिय और संपत्ति को अर्जित और व्यापार करने वाले को वैश्य कहते थे। यानी ये लोग क्या कहते थे, संपत्तियों को जो अर्जित करते थे और व्यापार करते थे उसे वैश्य कहा जाता था। और शूद्रों को क्या कहा जाता था, सेवक कहा जाता था। यानी शूद्रों का काम जो होता था, इसका काम होता था राजा महाराजाओं पुरोहित की सेवा करना। कालांतर में वर्ण विभाजन का आधार जन्म हो गया, जो आप आगे के अध्याय में पढ़ेंगे कि वर्ण का विभाजन कर्म से जन्म की ओर कैसे हो गया। तो ये हम अगले अध्याय में पढ़ेंगे। तो अभी पहले ये जानते हैं कि वर्ण विभाजन जो हुआ कर्म के आधार पर, उसमें महिलाओं का स्थान कैसे रहा था। तो समाज में महिलाओं को महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त था उस समय। जैसे आज देखते हैं वैसे भी महिलाओं का स्थान उस समय था वैदिक काल में। लेकिन बाद में अगर आप देखें तो महिलाओं का जो स्थान है वो बदल जाता है। उन्हें शिक्षा प्राप्त करने, अपने पसंद का जीवन साथी चुनने का अधिकार था। देखिए उस समय, आज से लगभग 3500 साल पहले के इतिहास पढ़ रहे हैं और उसमें क्या हमें देखने को मिल रहा है कि महिलाओं का प्रमुख स्थान, शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार, अपने पसंदीदा जीवन साथी चुनने का अधिकार था। यानी आज अगर आप 200 साल पहले इतिहास पढ़ें तो ये सब अधिकार अगर देखें महिलाओं का नहीं था। और उससे भी पहले के इतिहास में अगर आप देखें वैदिक काल में, तो ये हमें देखने को मिलते हैं कि महिलाओं को कितना अधिकार मिला था उस समय। आगे देखिए इसमें क्या कह रहे हैं, वे भी मंत्रों का पाठ एवं यज्ञ करवा सकती थी। घोषा, लोपा, मुद्रा आदि स्त्रियों ने ऋग्वेद के कुछ मंत्रों की रचना भी की थी। उस समय बाल विवाह, सती प्रथा, प्रदा प्रथा आदि का प्रचलन नहीं था। जैसे हम लोग पढ़ते हैं सती प्रथा, प्रदा प्रथा, जो अलग अलग समाज सुधारक आके इनका उन्मूलन किया। लेकिन ये सब जो प्रथाएं प्रचलित हुई थी ये पहले नहीं था, उस समय नहीं था। शिक्षा गुरुकुल पद्धति पर आधारित होती थी
और जहाँ पर सामान्यतः मौखिक शिक्षा दी जाती थी। उस समय लिखित शिक्षा नहीं होती थी, मौखिक रूप से मंत्रों का जाप करवाया जाता था, उनका अध्ययन करवाया जाता था, उनके बारे में विश्लेषण किया जाता था, अभ्यास करवाया जाता था। तो इस तरह की शिक्षा दी जाती थी। यव, यहाँ पे एक अनाज का नाम दिया यव, जिसका मतलब होता है जौ, गेहूँ। इसके अलावा गेहूँ लोगों का मुख्य भोजन था। यहाँ पे यव और गेहूँ दोनों मुख्य भोजन हुआ करता था। भोजन में दूध, दही, घी आदि का विशेष महत्व था। मिठास के लिए मधु का प्रयोग होता था। कुछ लोग मांसाहारी भोजन का भी प्रयोग करते थे। उस समय लोग मांस भी खाते थे और कुछ लोग शाकाहारी भी होते थे जो मांस नहीं खाते थे। आजीविका मतलब यहाँ के लोगों का मतलब पैसा क्या था, यानी रोजगार क्या था, क्या करते थे ये लोग। तो ऋग्वैदिक काल में लोगों की जो मुख्य आजीविका था वो पशुपालन था। यहाँ के लोग उस समय पशुपालन करते थे, पशुओं को पालते थे। पशुओं में जो गाय का महत्व है वो अधिक था, यानी गाय को एकदम बहुत ज़्यादा महत्व दिया जाता था। गाय को संपत्ति का हिस्सा एवं विनिमय का साधन समझा जाता था। गाय को अघन्या कहा जाता था। अघन्या का मतलब नहीं मारने योग्य। गाय को कभी मारा नहीं जाता था। गाय के अलावा घोड़ा दूसरा महत्वपूर्ण पशु था। घोड़े का प्रयोग मुख्यतः रथों में होता था, यानी गाय का प्रयोग इसे पालने में होता था और दूध प्राप्त करते थे इससे लोग, और इसे कभी नहीं मारते थे और इसीलिए इसका नाम दिया गया अघन्या। और इसके अलावा दूसरा जो जानवर था इस समय वह घोड़ा था। यानी पूछा जाए अगर वैदिक काल में सबसे महत्वपूर्ण पशु तो गाय, दूसरा सबसे महत्वपूर्ण पशु तो घोड़ा, और घोड़े का प्रयोग रथों में होता था। लोग बैल, भैंस, भेड़, बकरी एवं ऊँट भी रखते थे, उनका भी पालन करते थे। ऋग्वेद में उर्वरा, अनाज, हल, बैल तथा बोना शब्द भी मिलते, अतः कहा जा सकता है कि उस काल के लोग खेती भी करते थे। यानी अगर ये सब देख रहे हैं अनाज, उर्वरक, बैल, तो इससे क्या पता चलता है कि उस समय के लोग खेती करते थे। उस काल में कुछ पेशेवर भी होते थे। रथ का रथ बनाता था, कपड़ों की बुनाई के लिए बुनकर होते थे। मतलब अलग अलग कामों के लिए उस समय अलग अलग लोग होते थे। कुछ लोग सोना, तांबा, कांसा से अनेक प्रकार की वस्तुओं का निर्माण करते थे। ऋग्वेद में पनी शब्द मिलता है। इसका प्रयोग उन लोगों के लिए होता था जो पशुओं की चोरी किया करते थे। यानी जो पशु को चोरी करते थे उन लोगों के लिए पनी शब्द का प्रयोग होता है, उन्हें पनी कहा जाता था। वैदिक काल में उन्हें पनी कहा जाता था। अब जानते हैं कि शासन व्यवस्था कैसी होती थी इस काल में। तो ऋग्वैदिक काल में शासन की व्यवस्था कई स्तरों में बटी हुई थी। प्रत्येक स्तर पर एक प्रधान होता था। जैसे आज हम देखते हैं गांव में एक प्रधान होता है जिसे मुखिया कहते हैं, उसी तरह इनके गांव में एक प्रधान होता था। सबसे छोटी स्तर को कुल यानी गृह कहा जाता था, जिसका प्रधान कुलप या गृहपति होता था। कई कुल मिलकर ग्राम बनते थे। कुलप का मतलब यहाँ पे आपके घर की जो मुखिया होती है, गृह मतलब क्या, घर, और घर का प्रधान कौन होता है, घर का मुखिया। तो माता, आज के समय में देखा जाए तो माता या पिता, दादा दादी कोई भी हो सकती है, कोई भी हो सकते हैं, लेकिन उस समय पितृसत्तात्मक था, यानी कोई पुरुष ही प्रधान हो सकता था। कई कुल मिलकर ग्राम, यानी जो कुल होते थे, जो सबसे छोटा स्तर में होता था, वे सब कई कुल मिलकर क्या बनता था, ग्राम बनता था। और ग्राम से बनता था विष, और विष से मिलकर जन का निर्माण होता था। ग्राम का प्रधान ग्रामिणी, विष का प्रधान विषपति और जन का प्रधान राजन होता था। जैसे अगर आज की बात करें तो आज जैसे परिवार से क्या बनता है, ग्राम बनता है। ग्राम से क्या बनता है, ग्राम से आपका एक पंचायत बनता है, पंचायत से आपका एक प्रखंड बनता है, प्रखंड से कई प्रखंड मिलकर आपका जिला बनता है, जिला से राज्य बनता है, राज्य से देश बनता है, देश से महादेश बनता है। इस तरह से आप देखा जाए तो आज के समय की व्यवस्था है, लेकिन उस समय सिर्फ नाम अलग था, व्यवस्था देखा जाए तो काफ़ी इससे मिलती जुलती है आज के समय से। यानी जो विष होता था, विष से मिलकर जन का निर्माण होता था, और ग्राम का प्रधान ग्रामिणी, विष का प्रधान विषपति होता था। तो यहाँ से प्रश्न बन सकते हैं कि ग्राम के प्रधान को क्या कहा जाता है, या वैदिक काल में विष के प्रधान को क्या कहा जाता था।
और जन का प्रधान जो होता था वह राजन होता था। राजन यानी राजा। अब देखिए, राजन का चुनाव जो है समिति करती थी। चुनाव की जो समिति होती थी वह करती थी। जन के प्रत्येक परिवार के सदस्य समिति के सदस्य होते थे। यानी जन में जितने भी जन के जो प्रत्येक परिवार मतलब गृह के सदस्य समिति के सदस्य होते थे। यानी ये जितने भी यहाँ पे शामिल होते थे वे सब समिति के सदस्य होते थे। इसके अलावा सभा, विधत नाम की 2 अन्य संस्थाएं थी जो सैनिक और धार्मिक कार्यों के संबंध में विचार विमर्श करती थी। यानी इसके अलावा अगर आप देखें तो सैनिकों के रखरखाव के लिए, उनकी देखभाल के लिए एक अलग संस्था थी और धार्मिक कार्यों के लिए भी सभा के जनों के प्रभुत्व लोगों को रखा गया था। विधत आर्यों की सर्वाधिक प्राचीन संस्था थी। विधत अगर देखा जाए तो इस समय आर्यों का सर्वाधिक प्राचीन संस्था थी। इन्हें जनसभा कहा जाता था। तो याद रखिएगा, विधत जो था इसे जनसभा कहा जाता था और प्राचीन संस्था थी। महिलाएं सभा एवं विधत में भाग ले सकती थी। राजा पुरोहित की सहायता से न्याय करता था। पुरोहित कौन होते थे? ब्राह्मण लोग। तो ब्राह्मण लोगों को अपने पास रखकर या बोले तो उनसे विचार विमर्श करने के बाद ही वह न्याय करते थे। तो अगर देखें तो राजा की जो व्यवस्था थी बहुत अच्छी थी। यहाँ पे राजाओं का जो चयन होता था एक तरह से देखा जाए तो लोगों के मत से होता था। राजा का प्रमुख काम जन को सुरक्षा प्रदान करना और जन की संपत्तियों में वृद्धि करने के लिए यज्ञ का आयोजन करना। यहाँ जन का मतलब क्या? लोग। तो राजा का प्रमुख काम होता था कि अपनी जनता, अपनी जो लोग हैं उनकी सेवा करना, उन्हें सुरक्षा प्रदान करना, उन्हें दुश्मनों से बचाना और जन की जो संपत्ति होती थी, लोगों की जो संपत्ति थी उसकी वृद्धि के लिए ये लोग क्या करते थे? यज्ञ का आयोजन करते थे। आज की तरह उसके पास स्थायी सेना नहीं होती थी। जैसे आज सभी देशों के पास स्थायी सेना है, वैसे पहले नहीं होता था। युद्ध के दौरान यानी युद्ध के समय एक नागरिक का गठन किया जाता था जिसका नेतृत्व राजन करता था। मतलब मान लीजिए कि कभी युद्ध छिड़ गया तो एक संस्था, एक कमेटी का गठन किया गया और उसमें जो उस प्रांत के नागरिक होते थे वे सेना में भर्ती लेते थे। यानी और इनका नेतृत्व जो करता था वह राजा करता था। लड़ाइयाँ पुरुषों के द्वारा लड़ी जाती थी, महिलाओं को इसमें भाग लेने नहीं दिया जाता था। अब इसमें भी एक फैक्ट दिया है, ये जान लीजिए कि ऋग्वेद में बलि शब्द का जो प्रयोग हुआ है, बलि शब्द का प्रयोग 2 अर्थों में होता था। पहला जो था यज्ञ में आहुति के लिए होता था और दूसरा लोगों के द्वारा अपने राजा को उपहार में दिए गए धन के रूप में होता था। तो धार्मिक जीवन देखिए, ऋग्वेद में अनेक देवताओं के नाम मिलते हैं जो प्राकृतिक शक्तियों के प्रतीक होते थे, जिसमें वरुण, इंद्र, अग्नि, यम और सोम प्रमुख थे। 5 जो देवताओं का नाम यहाँ दिया है, वरुण, इंद्र, अग्नि, यम और सोम, यह प्रमुख माना जाता था। इसमें भी सबसे अगर महत्वपूर्ण देवता अगर देखा जाए तो इंद्र को माना जाता था। ऋग्वैदिक काल में लोग युद्धों में विजय, पशुओं एवं पुत्रों की प्राप्ति के लिए यज्ञ एवं ईश्वर की उपासना करते थे। यानी देखा जाए तो उस समय लोग भगवान पर विश्वास करते थे और उन्हें पूजते थे, उनकी उपासना करते थे, यज्ञ करते थे, पुत्रों की प्राप्ति के लिए यज्ञ करते थे, युद्धों में विजय प्राप्ति के लिए यज्ञ करते थे। जिस समय वेदों की रचना हो रही थी उसी समय देश के दूसरे भागों में क्या हो रहा था इसे अभी जानते हैं। तो चलिए इसके समकालीन जो था काशी योगिन व्यवस्था में इनाम गांव के बारे में दिया है, चलिए ये जानते हैं। तो इसमें जितने भी फैक्ट बता रहे हैं मित्रों उसको याद रखिएगा और अगर आप हो सके तो इसे एक नोटबुक में लिखते जाइएगा ताकि ये आपका बाद में भी काम आ सके। इनाम गांव वर्तमान महाराष्ट्र में। देखिए इनाम गांव कहाँ पे है? तो इनाम गांव जो है वो महाराष्ट्र में है। यह भीमा की सहायक नदी घोड़ नदी के किनारे है। इस जगह पर 3600 से 2700 साल पहले लोग रहा करते थे। उत्खनन के पश्चात कई ऐसी चीज़ मिली है जिससे वहाँ के लोगों के बारे में जानकारियाँ प्राप्त की जा सकती हैं।
तो जानकारियाँ हमें कैसे मिली होगी? तो यहाँ पे पुरातत्वविद लोग आए होंगे, यहाँ की खुदाई किए होंगे, खोज किए होंगे। उत्खनन का मतलब कि वही इनाम गांव में खुदाई के क्रम में मिट्टी के कई घर मिले, जिसमें से अधिकांश आयताकार एवं 1 या 2 कमरे के हैं। यानी जितने भी घर हैं उसमें देखा गया अधिकतर जो घर है वह आयताकार का है और 1 से 2 कमरे मिले। एक 5 कमरों वाला भी घर मिला है जिसके इर्द गिर्द अनाज के गोदाम है। यह घर संभवतः किसी कबीला के सरदार का रहा होगा। यानी अनुमान लगाया जा रहा है जिसमें ज़्यादा कमरा है वह किसी सरदार का होगा, जो किसानों से अनाजों को एकत्र कर उसमें गोदाम में रखता था। जैसे आज के समय में अगर देखा जाए बड़े बड़े घर किनके होते हैं? अमीरों के होते हैं। तो उस समय बड़े लोग कौन होते थे? सरदार लोग होते थे, पुरोहित लोग होते थे, व्यापारी लोग होते थे। अधिकांश घरों में अंडाकार गड्ढे मिले जिसका उपयोग संभवतः खाना बनाने के लिए होता था। पुरातत्वविदों को लाल रंग के कई ऐसे बर्तन मिले जिस पर काले रंग की डिजाइन होती थी। इसके अलावा पत्थर एवं तांबे के बने औजार तथा तांबे हाथी के दांत, सीप से बने गहने प्राप्त हुए हैं। इनाम गांव में कई मृण मूर्तियाँ, मिट्टी की जो मूर्ति होती है, जिसमें से कुछ मूर्तियाँ धार्मिक महत्व की है, यानी कुछ देवताओं की मूर्तियाँ इसमें मिली है। वहाँ पुरातात्विक वेदों को गेहूँ, चावल, जौ, दाल, बाजरा, मटर, तिल के भी बीज मिले। कई जानवरों और चिड़ियों की हड्डी भी पाई गई है। इनाम गांव के कई कपड़ों से कंकाल के साथ साथ बर्तन भी मिले। इनाम गांव के लोग संभवतः खाने पीने की चीज़ों के साथ मृतक को दफनाते होंगे। इससे क्या पता चलता है कि यहाँ के लोग खाने पीने के अलावा क्या करते थे? जो मृतक होते थे, जो लोग मर जाते थे, उन्हें दफना देते थे। सब का सिर उत्तर की ओर होता था। पुरातत्वविदों को एक ऐसी कब्र मिली है जिसमें एक आदमी को 5 कमरों वाले मकान के आंगन में 4 पैरों वाले मिट्टी के एक बड़े संदूक में दफनाया गया था। सब के पैर मुड़े थे। घर में एक अनाज का गोदाम भी था। तो इससे हमें पता चलता है कि वह कोई नामी व्यक्ति होगा, कोई सरदार हो सकता है, कोई कबीले हो सकता है। अब जानते हैं महापाषाण क्या था। देखिए, महापाषाण का अर्थ होता है बड़ा पत्थर। पाषाण का मतलब याद रखिएगा पत्थर होता है। तो महा मतलब क्या? महा मतलब किसी भी चीज़ को जब बड़ा आकृति में बताया जाए, दर्शाया जाए, तो वो महा का प्रयोग करते हैं। तो पत्थर यहाँ पे महापाषाण मतलब बड़ा सा पत्थर के बारे में बात की जा रही है। दक्कन, दक्षिण भारत, उत्तर पूर्वी भारत एवं कश्मीर में आज से करीब 3000 वर्ष पहले महापाषाण कब्र बनाने की प्रथाएं प्रचलित थी। यानी 3000 साल पहले देखा जाए तो वहाँ के लोग महापाषाण कब्र बनाने की प्रथा जानते थे। ये पत्थर कब्र पर लोगों के द्वारा बड़े करीने से लगाए गए थे ताकि कब्र के स्थानों को चिन्हित किया जा सके। भारत में आदिचन्नुरलु जो कि तमिलनाडु में है, ब्रह्मगिरी जो आंध्र प्रदेश में है, ये महापाशिक पूरा स्थल है। कुछ महापाषाण मेगालिथ जमीन के ऊपर और कुछ जमीन के अंदर होते थे। कई कब्रों से कंकाल के साथ दैनिक जीवन में उपयोग किए जाने वाले सामान दफनाए जाने के प्रमाण भी मिले। ये सामान मरे हुए व्यक्ति की समाज में उसकी स्थिति को स्पष्ट करते हैं। जब उदाहरण के लिए ब्रह्मगिरी में एक कब्र में 33 सोने के मन के एवं एक शंख मिले और दूसरे कंकाल के पास कुछ मिट्टी के बर्तन, यानी अलग अलग यहाँ पे साक्ष्य मिले हैं। अब आगे देखिए इसमें क्या कर रहा है। इन दोनों कब्रों से प्राप्त सामान के आधार पर आकलन कीजिए कि मृतक की आर्थिक स्थिति कैसी रही होगी। यानी मृतक की आर्थिक स्थिति हमें इससे पता चलता है। मान लीजिए जिसके आसपास धन, सोना, चांदी, गहने मिले होंगे, इससे क्या पता चलता है कि वह व्यक्ति अमीर होगा। और जिसके पास कुछ नहीं मिला या कुछ आम मिट्टी के बर्तन मिले, कुछ 1-2 हज़ार मिले, उससे क्या पता चलता है वह साधारण मनुष्य होगा। अब देखिए झारखंड के चतरा, हजारीबाग, रांची आदि जिलों में कई मेगालिथ मिले हैं, लेकिन खुदाई के अभाव में इन मेगालिथों के बारे में पूरी जानकारियाँ नहीं मिली है। मतलब सही ढंग से खुदाई नहीं हुआ, इस कारण नहीं मिली। फिर भी कहा जा सकता है कि झारखंड में महापाषाणिक संस्कृति रही होगी। यानी अनुमान लगा के बताया जा रहा है कि यहाँ पर भी महापाषाणिक जो है संस्कृति रही होगी।
अब यहाँ देखिए मेगालिथ के बारे में दिया गया है। मेगालिथ जो है भारत के कई हिस्सों में मिले, भारत के कई हिस्सों में मिले। इसमें बुर्ज होम, शिलोंग, मणिपुर, नागपुर दुर्ग आदि स्थान में शामिल है। दक्षिण अफ्रीका, ब्राज़ील, इंडोनेशिया, लाओस, कोरिया आदि देशों में भी मेगालिथ मिले हैं। झारखंड में रामगढ़, लोहरदगा, हजारीबाग, गुमला, चतरा, चाईबासा में बड़ी संख्या में मेगालिथ मिले हैं। तो मेगालिथ क्या है यहाँ पे दिया गया, थोड़ा देख लीजिए। प्राचीन काल में किसी मुख्य व्यक्ति की मृत्यु के पश्चात कब्र पर पत्थर गाड़ दिया जाता था। मतलब कोई अगर मरा तो उसे दफनाने के बाद उसके ऊपर पत्थर गाड़ दिया जाता था। ये मृत्यु की स्मृति का चिन्ह होता था कि यहाँ पे कोई लोग मरे। जैसे आज के समय में अगर कोई मरते हैं जिसे दफनाया जाता है, उसके ऊपर में एक चबूतरा जैसा बनाया जाता है। इन पत्थरों को मेगालिथ कहा जाता था। तो कब्र के ऊपर जो पत्थर मिलता था उन पत्थरों को मेगालिथ कहा जाता था। पुरातत्व की भाषा में इसे डॉलमेन कहा जाता है, तो इसका अलग नाम है, याद रखिएगा। तो झारखंड के कई जगहों से ये आपका मेगालिथ मिले हैं। अकेले सिल्ली के पास चोखा हाथों में लगभग 4000 से ज़्यादा मेगालिथ प्राप्त हुए हैं। यानी सोचिए उस समय यह प्रथा बहुत ज़्यादा प्रचलित थी। ये मेगालिथ झारखंड के आदिवासियों की संस्कृति, धार्मिक और पुरातात्विक अवशेष हैं। झारखंड के कुछ मेगालिथ के निर्माण में खगोल विज्ञान एवं गणित के प्रयोग की झलक दिखाई देती है। ऐसे मेगालिथ पंकरी, बारवाडी, चानो, फुरुक्का, कटिया, मुर्गे आदि स्थानों में मिले हैं। इन खास किस्म के मेगालिथों का निर्माण संभवतः कहा जाता है कि चांद सूर्य के परागमन के अध्ययन करने के लिए बनाया गया होगा। पंकरी, बारवाडी के मेगालिथ समूह में सूर्योदय को देखने के लिए देश विदेश के लोग जुटते थे। झारखंड राज्य को देश के मेगालिथ नक्शे में शामिल करवाने का श्रेय सुभाषिस दास को जाता है। इन्होंने क्या किया, इन्होंने मेगालिथ नक्शे पर शामिल करवाया था। लंबे अरसे तक लोग मेगालिथ का महत्व से अनभिज्ञ थे। करीब 2 दशक पूर्व सुभाषिस दास ने झारखंड के प्राचीन मेगालिथों की खोज करके दुनिया के सामने पेश किया कि हमारे झारखंड का भी स्तर कम नहीं है। सर्वप्रथम उन्होंने हजारीबाग के समीप एक प्राचीन मेगालिथ का खोज किया। इसके बाद इन्होंने नौकरी से त्यागपत्र देकर अपना पूरा समय राज्य देश के मेगालिथों की खोज में लगा दिया था। इस व्यक्ति के पिक्चर अगर आप देखें तो यहाँ पे देख सकते हैं कि सुभाषिस दास जो इतना बड़ा काम किया था झारखंड के लिए। श्रीदास के अनुसार झारखंड का विश्व में एक अनोखा स्थान है, क्योंकि यहाँ कई जनजातियों में मेगालिथ बनाने की परंपरा लगभग 3000 वर्षों से आज तक जीवित है। यानी कहा जा रहा है ऐसा कि आज तक यह प्रथा चल रही है। मुंडा, उराव, असुर जनजातियों के हर गांव में कब्रगाह है, जिसे हरगढ़ी, हरसली या जनगढ़ी कहा जाता है। यानी अलग अलग नामों से इसे पुकारा जाता है। इन कब्रगाहों में ये जनजातियाँ अपने मृत प्रियजनों के कब्र पर सांसदिसी जैसे मेगालिथ बनाते हैं। सिंहभूम में हो जनजाति अपने पूर्वजों के अस्थियों को अपने घर के आंगन में गाड़कर उन पर पत्थर के स्लेब रखते हैं, जिसे भी संसादिसी कहा जाता है। मृतक परियोजना की याद में खड़े पत्थर गाड़ते हैं, जिसे अंग्रेजी में मेनहिर कहा जाता है। यानी वहाँ के लोग जो मरते हैं, मृतक के परिजनों को याद रखने के लिए खड़े पत्थर गाड़ देते हैं। उनकी भाषा में से बिरीदिरी या बुरुदिरी कहते हैं। झारखंड में मेगालिथ पर अपने शोध पर सुभाषिस दास ने इन कवेस्ट ऑफ द मेगालिथ, सेक्रेड स्टोन्स इन इंडियन सिविलाइजेशन और अननोन सिविलाइजेशन ऑफ फ्री हिस्टोरिक इंडिया नामक 3 पुस्तक लिखी है। यानी इन्होंने 3 पुस्तक लिखा है। तीनों पुस्तक के नाम यहाँ पे दे दिए गए हैं। एक जो है इन कवेस्ट ऑफ द मेगालिथ है, दूसरा सेक्रेड स्टोन इन इंडियन सिविलाइजेशन और तीसरा जो है अननोन सिविलाइजेशन ऑफ प्री हिस्टोरी इंडिया।
तो इस तरह से आपके ये जो अध्याय हैं, वैदिक काल जो है, ऋग्वैदिक काल, इसमें जो वैदिक काल अभी हम लोग पढ़े, वैदिक काल के जीवन शैली, सामाजिक आजीविका, समाज की जो प्रथाएं थी, क्या क्या थी, इन सभी चीज़ों के बारे में पढ़ लिए हैं। कुछ यहाँ पे वर्ड्स दिए हैं, ये आप देख लीजिएगा। अभ्यास के प्रश्न जो हैं इसके अगले वीडियो में हम करेंगे। तो मुझे आशा है कि वीडियो अच्छी लगी होगी आप लोगों को। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने मित्रों के साथ और लाइक कमेंट कर दें। और इसके जो अध्याय हैं, इसके जो अभ्यास के जो प्रश्न हैं, हम अगले वीडियो में करने के साथ इसके PDF भी उसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। तो अगर आपको वह नोट करना हो या उतारना हो, कुछ भी करना हो, तो आप वहां से डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। तो मैं इतना ही कहूँगा अब। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं मित्रों। अगले वीडियो में हम इनके अभ्यास के कुछ प्रश्न उत्तर करने वाले हैं और इन प्रश्न उत्तर का जो लिंक है, PDF लिंक, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। मुझे आशा है कि आप सभी को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक और कमेंट ज़रूर कर दें और अपने दोस्तों के साथ इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद मित्रों।